आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन पढ़ने जा रहे हैं। इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखा कि किस तरीके से नेल्सन मंडेला ने वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में एक मेन रोल प्ले किया। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि आखिर जो जिस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इतना ज़्यादा बवाल मचा हुआ है उसको आखिर ज़रूरी क्यों है हमारे लिए। तो जो फर्स्ट टॉपिक हम लोग को आज पढ़ना है, पहला है व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, और दूसरे टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सब शुरुआत करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट टॉपिक से कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको मैंने 4 पॉइंट्स में समझाने की कोशिश की है, जो कि आपके बुक में भी दिया हुआ है, और उसी 4 पॉइंट्स को मैं आपको समझाऊंगा। फर्स्ट जो आपका पॉइंट है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो लोगों के बीच में एक ट्रस्ट पैदा करता है। जो लोग उस देश में रह रहे हैं उनके बीच में एक विश्वास की भावना जगाता है, और साथ में कोऑर्डिनेशन क्रिएट करता है अलग अलग तरह के लोगों के बीच में। क्योंकि कोई भी देश कभी भी एक होमोजेनियस सोसाइटी नहीं बनाता है, वहाँ पे हेट्रोजेनियस सोसाइटी रहता है। वहाँ पे अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग भाषा को बोलने वाले लोग होते हैं। तो उन लोगों के बीच में ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उनके बीच में एक ट्रस्ट क्रिएट करता है ताकि वो सारे लोग एक साथ मिलकर देश के डेवलपमेंट के लिए काम कर सके। दूसरा पॉइंट है हमारा, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड एंड हु विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। अब यहां पर देखिए कि जो गवर्नमेंट बनेगा उसमें कौन कौन से लोग होंगे और कैसे उन लोगों को बनाया जाएगा, उसकी सारी चीज़ों को वहाँ पर बताया जाता है कि गवर्नमेंट में कितने लोग हैं। जैसे हमारे लोकसभा में 545 मेंबर्स हैं, तो ये पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया गया है कि भैया इतना ही मेंबर होगा। उन लोगों का चुनाव कैसे होना है, तो उनके लिए चुनाव के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन, उनके लिए अलग अलग इलेक्टिव असेंबलीज बनाई जाती है, कॉन्स्टिट्यूंसी बनाई जाती है। वहाँ से कौन से लोग खड़े होंगे, उनकी क्या योग्यताएं होंगी और किस आधार पे वो आएंगे, कितने साल का उनका टर्म होगा, इन सारे चीज़ों के बारे में वहाँ पर दिया हुआ रहता है। उस कॉन्स्टिट्यूशन में अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से व्याख्या की रहती है कि कितने दिन तक रहेंगे, फिर अगला चुनाव कब होगा, चुनाव कौन करवाएगा, चुनाव के बाद सरकार का गठन किस तरीके से होगा। इन सारे चीज़ों की व्याख्या इस कॉन्स्टिट्यूशन में की जाती है, जिससे क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी आ जाती है लोगों के बीच में, कि लोगों को पहले से पता होता है कि हमारे यहाँ चुनाव होने वाला है, कब चुनाव होने वाला है, कौन से लोग चुनाव में खड़े होंगे, उनकी योग्यताएं क्या होगी। तो फिर वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट की संभावनाएं घट जाती हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें जो है कि गवर्नमेंट बनेगा कैसे और गवर्नमेंट में होंगे कैसे लोग, तो इन सारे चीज़ों की व्याख्या स्पष्ट रूप से कर दी जाती है ताकि लोगों के बीच में कोई धुंधलापन न रहे, लोग समझे कि हमारे यहाँ सरकार कैसे बनती है। तीसरा पॉइंट है, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड टेल अस व्हाट द राइट ऑफ द सिटीजंस आर। यानी 2 चीज़ों के बारे में यहाँ बताया गया है। पहला कि हमारे जो गवर्नमेंट होगी उसके पास लिमिट्स क्या है, उस गवर्नमेंट के पास क्या लिमिट्स है। लिमिट्स का मतलब कि वो कहाँ तक जाएगी। जैसे कभी भी आप कोई गेम खेलते हैं, चाहे कोई क्रिकेट ही गेम है, जब उसमें एक 4 लगता है या 6 लगता है, तो वहाँ पर एक बाउंड्री तय रहती है कि भैया इसके पार जाएगा तब 4 होगा, इसके पार जाएगा तो छक्का होगा। तो यहाँ पे वही लिमिट्स को डाला जाता है कि गवर्नमेंट कहाँ तक जा सकती है, उसके अधिकार क्या होंगे, क्या उस अधिकार के पार जाने की उनके पास योग्यता है कि नहीं है। इन सारे चीज़ों का वर्णन, इस सारे चीज़ों का एक्सप्लेनेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पष्ट रूप से किया गया है कि गवर्नमेंट के पावर्स क्या होंगे। अगर किसी की लिमिट ना हो तो वो अनलिमिट हो जाता है। इसका मतलब कि क्या होगा, वो डिक्टेटर हो जाएगा। तो उससे रोकने के लिए उसके लिए पावर्स को लिमिट कर दिया गया है कि भैया आपका पावर यहाँ तक है। यहाँ तक का मतलब जैसे अगर लेजिस्लेचर है तो उसका काम है कानून बनाना। अब ऐसा नहीं हो कि कानून बनाने के साथ साथ उसको पालन करवाने के लिए भी आगे चले, नहीं, उसका काम है कानून बना करके लोगों के सामने रख देना, तो उसका काम वहीं पर खत्म हो गया। अब उसके बाद का काम शुरू होता है एग्जीक्यूटिव्स का, कि अब उनका काम है कि उस सारे नियमों को पालन करवाना। अब उनका काम यहीं तक खत्म हो जाएगा। अब ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई पालन नहीं कर रहा होगा तो उसके लिए पनिशमेंट की व्यवस्था यही कर दें, नहीं,
उसके लिए अलग है, उसके लिए जुडिशरी की व्यवस्था की गई कि अगर भाई ये आदमी अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो इसको पनिशमेंट कौन देगा, तो इसको पनिशमेंट कौन देगा, हम उसको हमारा पनिशमेंट देगा, जुडिशरी पनिशमेंट देगा। तो हर लोगों के पावर्स को यहां पर बताया गया है कि आपका पावर यहां पे है, इसका पावर यहां पे है, यहीं पे खत्म हो जाता है, आपका काम यहीं पे खत्म हो जाता है, आगे का काम दूसरे के लिए छोड़ दिया गया है। तो ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे गवर्नमेंट के पावर को बताने का काम करता है और साथ साथ ये भी बताता है कि वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उनके पास क्या राइट्स है, उनके पास क्या अधिकार हैं, और खासकर ये अधिकार आपका फंडामेंटल राइट से जुड़ा हुआ है कि आपके पास कौन कौन से अधिकार संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, आपको संविधान के द्वारा दिए गए हैं। इससे ज्यादा ना आपके पास अधिकार है, ना इससे ज्यादा आपको मिलेगा, ना इससे कम मिलेगा, यानी कि एकदम जितना लिखा है उतना ही मिलेगा। तो इससे आप समझ गए। चौथा पॉइंट है It express the aspiration of the people about creating a good society. Aspiration का मतलब होता है अभिलाषा, आपकी इच्छा, कि आप लोगों की कितनी इच्छा है कि एक अच्छा सोसाइटी बनाएं। अगर हम अपने सारे कामों को अपने लिमिट के हिसाब से, जो हमारे पास रूल बुक दिया गया है उसके हिसाब से करते हैं, तो आपकी सोसाइटी एक आदर्श सोसाइटी हो जाएगी, एक डेवलप सोसाइटी हो जाएगी, एक अच्छी सोसाइटी के रूप में उसका डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया गया है उसको आप पालन करें, और वो पालन करने की इच्छा आप उसको कितनी शिद्दत के साथ उसको क्या पालन करते हैं, यही बताता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और जो आपके अच्छे सोसाइटी को बनाने में एक हेल्प करता है। तो अब यहां पर देखिए, अब इससे कुछ चीजें हम लोगों को सामने आई, इससे हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन को भी समझ पाएंगे। इसका डेफिनेशन अब इस तरीके से निकल कर आया कि भैया ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक रिटन रूल होगा, यानी इसमें कुछ चीजें लिखी हुई होंगी। अब इस चीजों को, लिखी हुई चीजों को सारे जो लोग होंगे उस देश में, जो भी लोग रह रहे होंगे, ऑल पीपल्स लिविंग टुगेदर इन अ कंट्री, यानी उस देश में जो भी लोग रह रहे होंगे उनको उन नियमों का पालन करना है। ये बाध्यता है, ये कंपलसरी है। कोई बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जा सकता है, उसको अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रहकर ही, अपने नियमों के अंतर्गत रह के ही अपने सारे चीजों का डिमांड करना है। अब उनको सारे चीजों की सप्लाई होगी, यानी सब कुछ जो होगा वो उस रिटन रूल्स के हिसाब से होगा। अगर लिखा हुआ है कि फर्स्ट में कि आपको राइट टू एक्सप्रेशन है तो आपको मिलेगा, लेकिन कितना आपके पास एक्सप्रेशन है, किस चीजों के बारे में आपको बोलना है, क्या बोलना है, उन सारे चीजों के बारे में लिखा हुआ है और वो आपको फॉलो करना है। दूसरा, इट इज अ सुप्रीम लॉ दैट डिटरमाइन द रिलेशनशिप अमॉन्ग पीपल लिविंग इन टेरिटरी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी हर चीजों के रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है। और तो पहला जो लाइन है सुप्रीम लॉ, यानी इससे ऊपर कोई लॉ नहीं है, यही लॉ है और इसी को पालन करना है और सबसे ऊपर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है एक लिविंग डॉक्यूमेंट, यानी ये बिल्कुल एक जीवित व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है, आपको बताता है, आपके लिमिटेशन को बताता है, आपके कमियों को बताता है, आपको क्या करना है, नहीं करना है, इन सारे चीजों की व्याख्या कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है, जस्ट लाइक अ पेरेंट्स। तो यहां पे ये सुप्रीम लॉ है जो सबसे ऊपर है, ये डिटरमाइन करता है कि हमारे पीपल में जो लोग रह रहे हैं उनके बीच की रिलेशनशिप को, जो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका स्टेट गवर्नमेंट के साथ क्या रिलेशनशिप होगा, किन चीजों पे मिलकर काम करना है, उन सारे चीजों के बारे में एक कॉन्स्टिट्यूशन में पूरी तरीके से व्याख्या की जाती है। तो इस तरीके से मैं समझ रहा हूं कि आपको क्यों हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता है और कॉन्स्टिट्यूशन का डेफिनेशन ये बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं अपने भारत के संविधान की तरफ कि भारत का संविधान किस तरीके से फॉर्म हुआ। तो मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबसे पहला जो पॉइंट है कि भैया हमारा देश 1947 में आज़ाद हो गया, लेकिन जब आज़ाद हो गया तो सिर्फ ऐसा नहीं था कि एक पूरा का पूरा अखंड भारत हम लोग को मिला। हमारे भारत का बंटवारा हो गया, धर्मों के आधार पे भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग देश का निर्माण हुआ। अब यहाँ से शुरू हुई भारत की एक ऐसी दास्तान जो आज तक जारी है। अब इस जो बंटवारा किया गया उसका दंश आज तक हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। तो अब आप सोच सकते हैं जो चीज़ें इतने दिनों बाद उतनी ही प्रबल है, उस समय तो उसकी इंटेंसिटी और ज़्यादा रही होगी। तो उसमें बहुत सारे लोगों को मरना पड़ा, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया और बहुत सारे नरसंहार से गुजरना पड़ा, बहुत ज़्यादा
ही लोगों की क्षति हुई, लोगों के एसेट्स की क्षति हुई, और इस क्षति के निर्माण पर ही, क्षति के ही पर हमारे भारत का निर्माण हुआ। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो दो अलग अलग मुल्कों में बट गया। तो अब यहाँ पर जब वैसे जो कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बना था 1946 में ही कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था, और उस समय जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाया गया था उस समय 300 से ज़्यादा मेंबर होते थे, क्योंकि उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों एक थे। लेकिन जैसे ही भारत पाकिस्तान अलग हुआ तो ये घट के 299 पर आ गया। 229 जो थे प्रोविनांसेस थे और 7 जो थे वो स्टेट्स थे। अब प्रोविनांसेस कहने का मतलब वो राज्य जो राजा के अधीन होगा, और एक जिसका कि राज्य भारत सरकार के पास होगा। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज का गठन हुआ। अब इस तरीके से जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो अलग अलग रियासतों में बट गया। तो सबसे पहली समस्या कि भैया सारे रियासतों को एक करें। एक करने में बहुत सारे लोगों का योगदान था, जिसमें वल्लभ भाई पटेल का बहुत बड़ा योगदान था। तो इस तरीके से पूरी भारतीय रियासतों को एक करके एक अखंड भारत बनाया गया, एक पूरा भारत का निर्माण किया गया। अब उसके बाद ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो काम है ये 1946 में वैसे शुरू किया गया, लेकिन इसकी शुरुआत बहुत दिन पहले ही हो गई थी। जो पाथ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत पहले हम लोग उस पर चलना शुरू कर चुके थे। अगर इसकी बात की जाए तो 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और उनके 8 कांग्रेसी सदस्य ने मिलकर एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की आधारशिला रखी थी। उसके बाद 1931 में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, कराची अधिवेशन में एक रिजोल्यूशन पास किया गया, और उसमें भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाने की बात की गई और उसमें भी संविधान को बनाने की बात की गई थी। तो इस तरीके से 1937 में हमारे यहाँ इलेक्शंस भी हुआ। यानी इस तरीके से क्या हुआ कि भारत के पास थोड़ा बहुत अनुभव पहले से ही आ रहा था। जब ब्रिटेन हमारे ऊपर शासन कर रहा था तो उस समय हमारे पास ये जो देश कैसे चलाया जाए, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल हम लोग उससे अनभिज्ञ थे। हम लोगों ने मिलकर उस देश को चलाना भी सीखा, और जब भारत आज़ाद हुआ तब हम लोग उसमें पूरी तरीके से उस एक्सपीरियंस का हम लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। इसी का आप नाम देखते भी होंगे कि द गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935 में बहुत सारी चीज़ें हमारे भारत में भी ली गई हैं। तो उसी चीज़ का जो अच्छी चीज़ें थी उसको हम लोगों ने अपनाया भी। जैसे अगर आप देखें कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे वैसे देशों से प्रेरित है जहां पर पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है और वहां पे बहुत ही सक्सेसफुली रन कर रहा है। जैसे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से भी हम लोगों ने काफ़ी प्रेरणा ली। उसके बाद हमारा जो पार्लियामेंट्री वर्किंग करने का जो तरीका है वो ब्रिटेन से काफ़ी मिलता जुलता है। हम लोग जो हैं बिल ऑफ राइट्स जो है यूएसए से लिया गया है, फंडामेंटल राइट्स लिया गया है यूएसए से लिया गया है। हम लोग का जो जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ से यूएसए से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें जैसे फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो कनाडा से लिया गया है। इमरजेंसी कैसे लागू करना है वो वेमियर रिपब्लिक यानी जर्मनी से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें आयरलैंड से लिया गया है। बहुत सारी चीज़ें मतलब एक कहा जाए कि एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बहुत सारे देशों की अच्छी चीज़ों का एक पूरा का पूरा मिक्सचर है, जिस कारण से हमारा जो संविधान है इतना ज़्यादा अच्छा और इतना ज़्यादा बेहतरीन संविधानों में से एक गिना जाता है। और एक बहुत लंबा चौड़ा लिखित संविधान भी है जिसकी शुरुआत ऑफिशियली 1946 से की गई। और इस असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। उसमें फर्स्ट मीटिंग हुई थी जिसमें कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो उस मेंबर में सबसे वृद्ध मेंबर थे उनको उसका प्रोविडेंशियल प्रेसिडेंट चुना गया, यानी औपबंधिक चुना गया। जब तक दूसरा कोई परमानेंट प्रेसिडेंट नहीं आ जाता है तब तक डॉक्टर सच्चिदानंद को उस संविधान समिति का प्रेसिडेंट चुना गया, जो बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को दे दिया गया। जब दिसंबर 11 को जब असेंबली दोबारा जब उसकी मीटिंग बुलाई गई तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इनका परमानेंट चेयरमैन बना दिया गया। और इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो टोटल मेंबर थे घटाकर 299, यानी पहले लगभग 330 मेंबर हुआ करते थे, जिसको घटा करके 299 मेंबर कर दिया गया। और उसके बाद से शुरू हुआ हमारे संविधान बनाने का पूरा प्रोसेस। और हमारा संविधान बना पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरा रिकॉर्डेड प्रोसेस है। हर चीज़ों की वहाँ पर रिकॉर्डिंग की गई ताकि बाद में कोई समस्या ना हो। उसके बाद हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वो भी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पूरी तरीके से इलेक्टेड था। ऐसा नहीं था कि कोई भी अपने मन से आ गया। उसमें बहुत सारे विशेषज्ञों को चुना गया, जिसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। कौन कौन से लोग इसमें प्रतिभागी थे, कौन कौन सा क्या क्या काम था, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे।
तो कांग्रेस असेंबली में लगभग 13 कमिटीज को बनाया गया ताकि हमारे संविधान को बनाया जा सके। हर पॉइंट्स पर डिबेट किया गया ताकि जो भी चीजें बन के आए वो बिल्कुल सही रहे। जब उस ड्राफ्टिंग कमिटीज का जो चेयरमैन था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। जब ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली जनवरी 1948 में उन्होंने पूरा का पूरा संविधान को ड्राफ्ट कर लिया, और उस ड्राफ्टिंग ऐसा नहीं था कि वही 299 मेंबर में ही पार्टिसिपेट किया, जो भारत के पूरे जो लोग थे उनको भी इसमें पार्टिसिपेट किया गया। उसके बाद क्या किया गया कि उस सारे बने हुए ड्राफ्टिंग जो ड्राफ्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन, उसको 8 महीने के लिए लोगों के सामने रखा गया ताकि आप भी इस पर डिस्कस करें। प्रेस या दूसरे जो भी लोग जानकार हैं उनको यहाँ पर खुली छूट दी गई कि आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं, और अगर डिस्कस सही है, अगर वो सही होना चाहिए तो उसमें अमेंडमेंट भी किया गया। और उसके बाद यही डिस्कशन जब खत्म हुआ तब जाके उसी डिस्कशन के बाद जो अमेंडमेंट के बाद सेम वैसा ही हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को अपनाया, और उसके बाद उस पर जाके प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली को साइन कराया गया, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन पर साइन किया, और फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो बनकर तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप सब लोग आपने देखा कि किस तरीके से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम किया गया, और उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और फिर हम लोग अगली वीडियो में उस लोगों का पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन लोग पार्टिसिपेट थे, क्यों हमारा संविधान इतना बेहतरीन संविधान है कि इतने साल होने के बाद भी आज भी उसका इंपॉर्टेंस उतना ही बना हुआ है। और उसके बाद हम लोग अपने प्रियम्बल पर आएंगे। उस प्रियम्बल में बहुत सारी चीज़ों के बारे में दिया गया है, जैसे रिपब्लिक, सेकुलरिज्म, बहुत सारे वर्ड को दिया गया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और जानेंगे हम लोग अपने पूरे संविधान की कहानी, एक बड़ी सी कहानी एक छोटे से वीडियो में कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।